हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक अगेन इन द तहसीन वर्स। तहसीन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्स चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है हमारा न्यूक्लियस। एंड ये चैप्टर हमारा क्लास 9th बायोलॉजी सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए है, एंड इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा काम वाला चीज़ है। तो चलते हैं, इसको अच्छे से हर एक टॉपिक्स को कवर करते हुए आगे चल जाते हैं एंड जल्द से जल्द हमारा आज का लेक्चर खत्म करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज हम लोग कवर करने वाले हैं द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, कौन से ऑर्गेनिज्म पर पाया जाता है, क्या उसका डायग्राम है, क्या उसके फंक्शंस हैं। साथ ही साथ हम लोग लास्ट में दो चीज़ और पढ़ने वाले हैं जो कि हर एक न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, जो कि है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। इन दोनों के हम लोग सिर्फ फंक्शंस जानने वाले हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एंड साथ ही साथ हम लोग न्यूक्लियस के भी फंक्शंस को जानने वाले हैं। चलिए चलते हैं आगे एंड देखते हैं व्हाट इज न्यूक्लियस। The nucleus is a crucial cell organism, often called the control center of the cell. न्यूक्लियस क्या है? ये एक सेल ऑर्गेनल है, यानी सेल का एक पार्ट है जो जिसको भी हम लोग कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। इसके बिना कोई भी न्यूक्लियस काम नहीं कर पाता। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सेल को सेल बनना है तो न्यूक्लियस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो देखो नीचे फिगर्स में आपको दिखाया गया है, एक सेल है, उसमें रेड वाला आप जूम देख लीजिए, वो है हमारा न्यूक्लियस। एंड साथ ही साथ उसके बगल में, यानी जब हम लोग उसको और ज़्यादा जूम करते हैं सेल को, तो हमको दिख रहा है न्यूक्लियस। उसको हम लोगों ने और ज़्यादा जूम किया, और ज़्यादा जूम करने के बाद हम लोगों को दिखा क्रोमोसोम, जिसके अंदर हमें मिला चौथे नंबर फिगर डीएनए। एंड डीएनए क्या करता है? ये अपने अंदर स्टोर कर रखता है जेनेटिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द पेरेंट्स टू गिव या फिर ट्रांसफर टू द बेबी वन। यानी वो किसी भी गार्जियन बॉडी का इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करके रखता है एंड उसको ट्रांसफर कर देता है न्यू बेबीज के अंदर। और यही आता है हमारा हैबिट, जो कि हम लोग कहते हैं कि बचपन से इसके अंदर है। ये सभी चीज़ें इसी तरीके से आती हैं। चलिए आगे चलते हैं एंड देखते हैं आगे कि हमारे पास और क्या क्या आने वाला है। तो दूसरा टॉपिक है हमारे पास पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस। क्या पोजीशन है न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस प्रेजेंट्स इन द सेंटर ऑफ एनी न्यूक्लियस। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होगा, लास्ट में होगा हमारा सेल। यानी एक न्यूक्लियस हमेशा किसी भी सेल के सबसे ज़्यादा सेंटर में होता है। देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें दिखाई गई हैं। पहला फिगर है हमारे पास सेल्स, दूसरा है हमारे पास द सेंटर। इसका जो सेंटर है ब्लैक बॉल के जैसा, वो है हमारा न्यूक्लियस। पहले फिगर में जो ये बॉल दिख रहा है, ये सभी हैं सेल्स। एंड तीसरे फिगर में जो हमारे पास दिख रहे हैं, वो सभी हैं क्रोमोसोम्स। इन सभी की फंक्शंस के बारे में भी हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। टोटली आज हम लोग पूरे न्यूक्लियस को खत्म करने वाले हैं। फिर आता है व्हाट कंटेन्स अ सेल। एक सेल क्या कंटेंट करता है, एक सेल के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला है द सेल कंटेन्स न्यूक्लियस, जिसके बारे में हमारा आज का लेक्चर है। एंड इस लेक्चर को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहला है हमारा न्यूक्लियस, जो कि ये वायलेट वाला पार्ट, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे काट के शो करा है, ये है हमारा न्यूक्लियस। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में हम लोग अपने स्कूल में हमेशा यही याद करते रह जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको आज के लेक्चर में हम लोग बात नहीं करने वाले, लेकिन जिस दिन कहूँगा 100% आपको याद करा के चला जाऊँगा। फिर आता है लाइसोसोम्स, साथ ही साथ गोल्गी apparatus, साथ ही साथ आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आता है हमारा और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। एंड सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें ढेर सारे लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ पहला बात कर रहे हैं, जो कि है हमारा न्यूक्लियस। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बात कर रखा है साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात
कर ली है। चलिए आगे चलते हैं एंड देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस का क्या-क्या फंक्शंस है, वो क्या-क्या काम करता है, ये सभी चीज़ें इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं, इस स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं। तो देखो, क्या है फंक्शंस न्यूक्लियस के। सबसे पहले है डीएनए स्टोरेज। ये अपने अंदर डीएनए को छुपा के रखता है। कैसे छुपाता है? अपने अंदर क्रोमोसोम्स को रखा है। उन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या रखे गए हैं? डीएनएस हैं, जो कि हमें और भी ज़्यादा मदद करती है किसी भी चीज़ को बनाने में। यानी एक डीएनए भी अपने दूसरे डीएनए को बनाने में मदद करता है। तो इसका सबसे मेन काम है डीएनए स्टोरेज। साथ ही साथ है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन, यानी जो मैंने अभी बताया कि डीएनए अपने जैसे और भी डीएनए बना सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन। फिर साथ ही साथ आता है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न यानी जब भी कोई भी बॉडी टूटता है, कोई भी सेल टूटता है और 2 भागों में बँट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीज़न। उसमें भी सबसे ज़्यादा मेन रोल न्यूक्लियस का ही होता है। फिर साथ ही साथ ये राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। इसके बारे में मैं कभी और आपको किसी और लेक्चर में बता दूंगा। ओके, फिर आता है हमारे पास मेक्स आरएनए एंड प्रोटीन। ये आरएनए को भी बनाता है और प्रोटीन को भी बनाता है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों का देखो, डीएनए का भी अलग फुल फॉर्म है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और उसी तरीके से आरएनए का भी फुल फॉर्म अलग है। देखो, ये आरएनए भी बनाता है, प्रोटीन भी बनाता है। देखो, इन दोनों चीज़ों का फुल फॉर्म अगर आप याद कर सकते हैं तो आप लोग याद कर लेना, वरना इट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। फिर आता है द न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सबसे पहले वाली स्लाइड में व्हाट इज न्यूक्लियस में हम लोगों ने जाना था, इसको हम लोग कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग अपने भाषा में ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। यानी न्यूक्लियस क्या होता है? किसी भी सेल का अपना एक ब्रेन, जिसकी मदद से कोई भी सेल अपना काम ढंग से कर पाता है। ओके, अब चलते हैं आगे, जो कि है हमारा फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। देखो, सबसे पहले जब हम जूम करेंगे किसी भी न्यूक्लियस को, तो उसके अंदर हमें दिखता है डायरेक्ट क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। किसके रूप में करता है? डीएनए के फॉर्म में करता है। यानी डीएनए बनाकर अपने अंदर स्टोर करके रखता है, एंड उसी डीएनए को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब वो अपने अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन छुपा के रखता है और अपने साथ ट्रैवल करते रहता है। इसका एक और काम है, सेल डिवीजन में जब भी न्यूक्लियस टूटता है तो ये भी अपना एक रेप्लिकेट करता है, जिसको हम लोगों ने तीसरे टॉपिक में बता रखा है यहाँ पे, रेप्लिकेशन। यानी अपने दूसरे भाई बहन बनाता है एंड आधे आधे टुकड़े होके दोनों सेल्स में चले जाते हैं बराबर हिस्से में। देखो, एक जो मेल होता है उसके अंदर भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। साथ ही साथ एक फीमेल में भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड जब बेबी होता है उसमें भी 23 पेयर्स ऑफ आ जाता है। तो देखो, जब इसके अंदर भी 23 है, मेल के अंदर भी, फिर फीमेल के अंदर भी, दोनों के आधे आधे आ जाते हैं, 23 पेयर्स ऑफ सेल बन जाते हैं। ओके, फिर आता है सेलुलर डिफरेंशिएशन। जब इसके पास अलग अलग इंफॉर्मेशंस है डीएनए के रूप में, जब अलग अलग हर एक चीज़ होंगे, तो उसके वजह से क्या होगा, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई बदलाव आ जाते हैं। उसके अंदर बदलाव यानी चेंजेस आ जाएंगे, उसकी वजह से सेलुलर डिफरेंशिएशन होता है, यानी अलग अलग सेल्स अलग अलग काम कर पाते हैं। फिर साथ ही साथ आता है रिपेयर एंड रीजेनरेशन। किसी भी चीज़ को वो बनाता है, यानी अगर उसके अंदर कोई भी चीज़, किसी भी सेल के अंदर कहीं पे भी अगर कोई भी चीज़ खराबी आ जाएगी तो वो उसको रिपेयर करने में भी मदद करता है। अब चलते हैं आगे, जो कि है फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट कॉजेज डिफरेंशिएबिलिटी टू एवरी ऑब्जेक्ट। डीएनए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी की वजह से कोई भी इंसान के अंदर अलग अलग खूबी आ पाती है। तो यही हमारा डिफरेंशिएबिलिटी टू एवरी ऑब्जेक्ट, यानी हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग तरीके के गुण डालना, कैरेक्टर्स डालना, ये सभी काम डीएनए होते हैं। फिर होता है इट स्टोर्स द पेरेंट्स इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर टू द ह्यूमंस। वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं उसके इंफॉर्मेशन कैरी करता है एंड बेबी बॉक्स के अंदर, यानी जो बच्चा होता है उसके अंदर वो डाल देता है, एंड वैसे हम लोग बोलते हैं आदत ट्रांसफर बनाता है। तो सो थैंक यू एवरीवन। आज का लेक्चर हम लोग आसानी से खत्म कर लिए। इसी तरीके से आपके अगले आने वाले लेक्चर्स भी बहुत जल्दी आएंगे। हर एक टॉपिक को इसी तरीके से मज़ेदार तरीके से
पढ़ने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स जो भी है जैसे मैथ्स उसको मैं खुद लिख के पढ़ाऊँगा, लेकिन बायोलॉजी और साथ ही साथ केमिस्ट्री हम इसी तरीके से मज़ेदार वे में फ़ोटोज़ के साथ अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सिर्फ मैथ्स मैं इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ और साथ ही साथ फिज़िक्स में कुछ लेक्चर्स जिसमें कोई थ्योरी ना हो, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो सभी चीज़ें मैं थ्योरी पे बताने वाला हूँ। लेकिन बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स सम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस